नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं और आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही आंसर होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। सही बात साथियों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को क्या बनाता है साथियों, सफल बनाता है। ठीक है साथियों, मैंने कुछ हिंदी के क्वेश्चन इसमें ऐड कर लिए हैं साथियों, ताकि आपका हिंदी भी देखते रहें कि आपकी हिंदी कैसी है। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं कि टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। स्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ है। चलिए, स्वान निद्रा एक मुहावरा है साथियों और इसका अर्थ पूछ रहा है, आपको बताना है। चलिए साथियों बताइए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। किसी की गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चुड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। सभी साथियों का बहुत दिल से धन्यवाद, भारत माता के वीर सपूतों का धन्यवाद। ठीक है, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ है। चलिए, सजग निद्रा दूसरे को धोखा देना, चतुर होना, धोखे से शिकार करना। चलिए चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए, स्वान निद्रा का मतलब आपको बता देना है। चलिए जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, सजग निद्रा। क्या होता है साथियों, सजग निद्रा। सजग निद्रा का मतलब, स्वान निद्रा का मतलब होता है साथियों सजग निद्रा। ठीक है साथियों, ऐसी निद्रा जो तुरंत क्या हो जाए, खुल जाए साथियों। जिस तरह स्वान होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको भी देखो, उनके बगल से कोई जाता है तो उनकी नींद तुरंत क्या होती है, खुल जाती है। ठीक है साथियों, क्या होती है, खुल जाती है। इसका मतलब स्वान निद्रा के मुहावरे का क्या मतलब है, सजग निद्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चन क्या रहा। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथियों, यूपीएसआई का पेपर है, हिंदी का है साथियों, 2017 का। ये वहाँ से हिंदी के मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए। चलिए बताइए, हाथ हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का स्पष्ट अर्थ कीजिए। बताइए क्या है। दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना या क्रोध करना। चलिए बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या है, आपको बताना है साथियों। दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना, क्रोध करना। बताइए सही जवाब क्या है, इसका आंसर बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी साथियों, पछताना। ठीक है, हाथ मलते रह जाना, कोई अवसर हाथ से निकल जाए और फिर पछताते हैं जो साथियों, वही होता है इसका मतलब। हाथ मलते रह जाने मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, पछताना या पछताना। ठीक है साथियों, किसी चीज़ को बीत जाने के बाद जब आदमी को अफसोस होता है साथियों, पछताता है, वही इसका मतलब होता है। ठीक है साथियों, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। चलिए बता दीजिए साथियों। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पद्मावत के रचनाकार हैं साथियों, बड़ा पूछता है पद्मावत, उसी के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। चलिए साथियों, इन्होंने कौन सी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों। अवधी, अरबी भाषा, ब्रज भाषा या फिर मगधी। चलिए सही जवाब क्या होगा, आप बताइए साथियों। चलिए जल्दी से बताइए, जितने भाई बहन लाइव हैं सब सही जवाब दीजिए। चलिए चलिए साथियों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है। चलिए चलिए साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, अवधी भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया था, सरल और साधारण रूप से अवधी भाषा का इस्तेमाल किया था साथियों। ठीक है साथियों, जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ कौन कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में की थी साथियों। जायसी कौन थे, भक्ति काल के साथियों निर्गुण प्रेमाशयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। काशी का अस्सी किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काशी का अस्सी। चलिए बता दीजिए साथियों, पढ़ेंगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे काशी का अस्सी। और कभी समय मिले तो साथियों जरूर इसको पढ़ना, बहुत मजा आएगी इसको पढ़ने में। काशी का अस्सी किसकी रचना है, आपको बताना है साथियों। गोविंद मिश्र, संदीप लोटलीकर या काशीनाथ सिंह या भगवान दास मोरवाल। चलिए चलिए जल्दी से बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, काशीनाथ सिंह की ये रचना है साथियों, काशीनाथ सिंह की ये रचना है साथियों।
काशीनाथ सिंह का ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है साथियों। इनको रेहन पर रघु उपन्यास के लिए 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों। रेहन पर रघु के लिए साथियों इनका उपन्यास था। 2011 में इनको क्या मिला था साथियों? 2011 में इनको रेहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, नमक मिर्च लगाना। चलिए साथियों, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। चलिए, यूपीएसआई 2017 का पेपर है साथियों ये। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, जल्दी से आप बता दीजिए। चलिए, गुस्सा दिलाना, ईर्ष्या करना। गुस्सा दिलाना साथियों, या ये भी ऑप्शन हो गया है साथियों, गुस्सा, ईर्ष्या लिख लो साथियों, ईर्ष्या करना। ठीक है, गुस्सा दिलाना, ईर्ष्या करना, चढ़ा बढ़ाकर रखना, किसी बातों को चढ़ा बढ़ाकर कहना। ठीक है साथियों, किसी बातों को चढ़ा बढ़ाकर कहना या तीखा खाना। चलिए बताइए, नमक मिर्च लगाना, इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए साथियों। किसी बात को नमक मिर्च लगा के कहना, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जल्दी से बताइए जितने भी भाई बहन है। इसका मतलब होगा कि किसी बात को चढ़ा बढ़ाकर क्या करना साथियों, कहना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी साथियों, चढ़ा बढ़ाकर किसी बात को कहना। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए, मानवाधिकार की सार्वभौम की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है साथियों, मानवाधिकार की सार्वभौम मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों, आपको बता देना है। चलिए साथियों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। बीके मेनन, विंस्टन चर्चिल, एलेनोर रूजवेल्ट या फिर जॉन पीटर्स हेम्फ्रे, बताइए। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या डी। जितने भी भाई बहन लाइव हैं तब सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। और आप अपने आप को चेक करते रहिएगा कि 20 में से कितने के सही जवाब आपके होते हैं। 10-12 के भी होते हैं साथियों, 8-10 के भी होते हैं, तो यू आर अ गुड स्टूडेंट्स। चलिए, बीके मेनन, विंस्टन चर्चिल, एलेनोर रूजवेल्ट या फिर जॉन पीटर्स, क्या होगा सही जवाब, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, सी, एलेनोर रूजवेल्ट थे साथियों। मानवाधिकार की सार्वभौम की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे साथियों, एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है साथियों, ये अमेरिका के राष्ट्रपति एलेनोर रूजवेल्ट थे साथियों। वह अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी। ठीक है साथियों, ये महिला थे साथियों। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना साथियों। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना साथियों। तो इसका राइट आंसर 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आइए आपको बताना है। चलिए, एल्ब्रुस पर्वत, कुस्को पर्वत, थॉमस पर्वत या विंसन मैसिव। चलिए बताइए साथियों, सही जवाब क्या होगा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, आपको बताना है। चलिए साथियों बताइए, ए, बी, सी या डी, क्या होगा राइट आंसर, आपको बताना है साथियों। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, डी होगा इसका राइट आंसर साथियों। विंसन मैसिव साथियों, ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है, पर्वत शिखर है साथियों। इसकी ऊंचाई लगभग 4,892 क्या है साथियों, 4,892 मीटर है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकती है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। 560, 450 और 30, 330 और 30 और 400 और 50। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए
बताइए सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए 500 या और 60। अधिकतम संख्या 500 हो सकती है साथियों और न्यूनतम 60 हो सकती है विधानसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है साथियों, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी हैं साथियों, जैसे गोवा, वहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है साथियों, मिजोरम में भी 40 है और सिक्किम में मात्र 32 है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है साथियों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये घोष वाक्य किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य था? चलिए बताइए, 1991, 2001, 2011 फिर 1971। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए ए बी सी या डी, चलिए चलिए बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। 2011 की जो जनगणना थी साथियों, उसका घोष वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य साथियों। और ये जो 2011 की जनगणना थी साथियों, ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी साथियों, 15वीं जनगणना थी, इसको याद रखना साथियों। ठीक है साथियों, कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी साथियों, और इसी का घोष वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। चुंबक की गालक घनत्व की इकाई क्या है? चलिए साथियों, साइंस का क्वेश्चन है, चुंबक गालक घनत्व की इकाई क्या है? आर्ग, टेस्ला, न्यूटन या वेबर? चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों। चुंबकीय गालक घनत्व जो होता है साथियों, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, उसका मात्रक पूछ रहा है साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, टेस्ला होती है साथियों। चुंबकीय गालक घनत्व की इकाई क्या होती है साथियों? टेस्ला होती है, एसआई मात्रक टेस्ला होता है साथियों, जबकि वेबर चुंबकीय फ्लक्स का है तथा न्यूटन बल की इकाई है साथियों। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइए साथियों। भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बता देना है साथियों। चलिए, लॉर्ड वेलेंसले। ठीक है साथियों, लॉर्ड है ये, लॉर्ड वेलेंसले साथियों, लॉर्ड बावेल, लॉर्ड रीडिंग, नॉट विलिंगटन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए चलिए साथियों, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ये भी लॉर्ड है साथियों, लॉर्ड विलिंगटन। चलिए चलिए बताइए ए बी सी या डी क्या होगा, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, लॉर्ड विलिंगटन थे उस समय जब भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या किया जा रहा था? अधिनियमित किया जा रहा था। उस समय कौन था साथियों? उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है साथियों, उस समय गवर्नर जनरल कौन था साथियों? लॉर्ड विलिंगटन। भारत की फजाओं को सदा याद रहूंगा, भारत की फजाओं को सदा याद रहूंगा, आजाद था आजाद हूं और आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद, आपको सत सत नमन। ठीक है, चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। वजन और माप के मानकों का संस्थापन एक हिस्सा है। चलिए साथियों, वजन और माप मानकों का संस्थापन एक हिस्सा है, किसका है साथियों? संघ सूची, अवशिष्ट सूचियां, समवर्ती या फिर राज्य सूची? चलिए बताना है साथियों, चलिए आपको बताना है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, आप बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, संघ सूची का विषय है साथियों, वजन और माप के मानकों का संस्थापन। ठीक है साथियों, ये किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक है साथियों, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है साथियों? बस एक लोकसभा सीट है साथियों, कौन से राज्य है बता देना है आपको, कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। चलिए सही जवाब दीजिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए, ए बी सी या फिर डी। चलिए चलिए, पता है साथियों, ना आपके पास समय है और ना मेरे पास समय है। ठीक है, आप जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर, आप बता दीजिए। चलिए साथियों बताइए जल्दी से, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, मिजोरम। मिजोरम में क्या है साथियों, मात्र एक सीट है साथियों। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड जैसे राज्यों में लोकसभा की एक एक सीट है साथियों। ठीक है साथियों, और जो केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, जैसे पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव में भी क्या है, लोकसभा की एक एक सीटें हैं साथियों। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों।
भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? शहरीकरण साथियों किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत के आर्थिक विकास के लिए? आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर नवीं पंचवर्षीय योजना? चलिए ए बी सी या फिर डी, चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए साथियों। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी साथियों उसमें शहरीकरण का उद्देश्य रखा गया था साथियों भारत के आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और अगला क्वेश्चन रहा, ये है अगला क्वेश्चन। गच्चा नामक संगठन किस धर्म से संबंधित है साथियों? ये लिखिए, गच्चा GACCH साथियों। गच्चा नामक संगठन, जो गच्चा नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, किस धर्म से संबंधित है? आपको बता देना, जल्दी से बताइए साथियों। जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा आप बता दीजिए साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइए साथियों। चलिए इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, जैन धर्म से संबंधित है साथियों। गच्चा नामक संगठन जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। सभी शहीदों को सत सत नमन, वीर जवानों को मेरा सत सत नमन। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। बीयू शिव रमन समिति की सिफारिश किस वर्ष लागू की गई थी? जल्दी से बता दीजिए साथियों। बी शिव रमन समिति की सिफारिश कौन से वर्ष लागू की गई थी? आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। बी शिव रमन समिति साथियों जो भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए बनाया था, ये कौन से वर्ष लागू की गई थी साथियों? आपको जल्दी से बता देना है। चलिए बताइए, ए बी सी या डी, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, 1982 में साथियों बी शिवरमन समिति जो किससे संबंधित थी साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था के लिए समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया था। ठीक है साथियों, चलिए और इसी समय साथियों नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, 12 जुलाई 1982 12 जुलाई 1982 साथियों। ठीक है, 1982 नाबार्ड की स्थापना साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत में सिंचाई के तरीकों में कौन सा अधिक प्रचलित है? ये सिंचाई के तरीके हैं साथियों, मल जल सिंचाई, कुएं और टेबल से सिंचाई, झीलों से सिंचाई, टैंक सिंचाई। कौन सा बहुत ज्यादा फेमस है साथियों, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है? आपको बता देना, जल्दी से बताइए साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसमें कौन सा ज्यादा फेमस है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा साथियों? आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही से जवाब दीजिए साथियों। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं साथियों इसका सही से जवाब दे दीजिए। भारत में सिंचाई के तरीकों में कौन सा अधिक प्रचलित है? चलिए साथियों बताइए इसका। मल जल सिंचाई, कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई, झीलों से सिंचाई या टैंक से सिंचाई? चलिए साथियों बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं, हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से भी शर्त लगाए बैठे हैं, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए इसका सही जवाब बताइए साथियों, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा? बी होगा साथियों, कुएं और ट्यूबवेल से साथियों। ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है साथियों वो अधिक होती है इंडिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है साथियों कौन से? कुएं और ट्यूबवेल से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। आंतों का अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? चलिए बता दीजिए साथियों, साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है साथियों। आंतों के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है साथियों। चलिए, एनेस्थियोलॉजी, रिमेट्रोलॉजी, अब ये तीसरा है साथियों, बड़ा टफ नाम दे दिया है साथियों, स्प्लेक्नोलॉजी या फार्माकोलॉजी। चलिए साथियों, नाम थोड़े से टफ है साथियों, ये इंग्लिश नेम है साथियों इसलिए थोड़े से टफ है, बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आंतों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? चलिए बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या डी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। आंतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप इसका सही जवाब बता दीजिए साथियों। एनेस्थियोलॉजी या रिमेटोलॉजी,
स्प्लेक्नोलॉजी या फिर फार्माकोलॉजी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, स्प्लेक्नोलॉजी। ठीक है साथियों, ये नाम थोड़ी से टफ है साथियों, लेकिन याद रखने क्या है साथियों, स्प्लेक्नोलॉजी। ठीक है साथियों, इसको याद रखना, यही है आंतों का अध्ययन, इसी को बोला जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस वर्ष समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? चलिए साथियों बता दीजिए, और कौन सा संवैधानिक संशोधन था? चलिए बताइए साथियों, किस वर्ष शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? आपको बताना है साथियों। चलिए 1952, 1966, 1950 या 1976? जल्दी से बता दीजिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब दे दीजिए। चलिए बताइए साथियों, ईयर पूछ रहा है, कौन सा ईयर था कि जिस वर्ष में क्या हुआ था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, 1976, 42वां संवैधानिक संशोधन साथियों। ठीक है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा साथियों समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं, और ये रहा अंतिम क्वेश्चन साथियों। चलिए बताइए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं साथियों, को पूर्ण वैधानिक अधिकार कब दिए गए थे? चलिए बता दीजिए साथियों, चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या है। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है साथियों। भारत का जो नमन करना छोड़ दे, कह दो वो मेरा वतन छोड़ दे, मजहब प्यारा है जिसे देश नहीं, वो इसकी मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। सही बात साथियों, जिसे मजहब प्यारा है, हमारा देश भारत प्यारा नहीं है, उसको कह दो कि मेरी मिट्टी में, मेरे देश की मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। चलिए साथियों, अंतिम क्वेश्चन है, और सभी भाई बहन को दिल से धन्यवाद कि आप अपना प्यार, इतना प्यार दे रहे हैं चैनल पे, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। चलिए साथियों बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सीबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार कब मिला गया था? इसका राइट आंसर बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा? ए साथियों, 30 जनवरी 1992 को साथियों सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है साथियों, सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है साथियों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है साथियों। ठीक है, ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों, और आप अपने आप को चेक किए होंगे कि 20 में से कितने के सही जवाब आपके आए होंगे साथियों। आप मैसेज भी कर सकते हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, आपके एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और शेयर कर सकते हैं साथियों। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों, गरीबों का भी सम्मान करिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।